वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी यात्रा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ये हमारा दूसरा क्लास है इस चैप्टर के लिए। इसमें जो पहला क्लास हमने पढ़ा है उसमें हमने ये दो चीजें देखी है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी दो सब टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस। कमर्शियल फार्मिंग होती है, का एक एग्जांपल है प्लांटेशन, कल देख चुके हैं। और दूसरा टॉपिक हमने कल देखा था क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्रॉपिंग सीजन। भारत में एक किसान जब फार्मिंग करता है तो उसके पास तीन सीजन होते हैं। या तो वो बारिश के सीजन में कल्टीवेशन करता है, जनवरी जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने का पीरियड है, इसको हम मानसून पीरियड या बारिश का सीजन मानते हैं। उसमें एक फसल की जाती है, उसे कहा जाता है खरीफ सीजन या फिर खरीफ क्रॉप। और बारिश के बाद कुछ एक दो महीने के गैप के बाद एक दूसरी क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होती है, जो होती है रबी क्रॉपिंग सीजन, जिसमें विंटर सीजन में फसल बोई जाती है और समर सीजन में हार्वेस्ट की जाती है। तो ये हो गए दूसरा सीजन। पहला खरीफ सीजन, दूसरा रबी सीजन, अब तीसरा होता है जायद सीजन, जो रबी के बाद और खरीफ के पहले शॉर्ट में 1 से 2 महीने के लिए आता है। वो होता है, ये हम कल देख चुके हैं। आज हमें क्या देखना है, हमारा आज का टॉपिक है मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जितने भी मेजर क्रॉप्स, जितनी भी बड़ी बड़ी फसलें जो कि इंडिया में उगाई जाती है, उन फसलों को हम ब्रॉडली तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है फूड ग्रेन और फूड क्रॉप्स विच आर ग्रेन। दूसरे हैं फूड क्रॉप्स विच आर नॉट ग्रेन। और तीसरे हैं नॉन फूड क्रॉप्स। आज हम कोशिश करेंगे ये तीनों तरह के क्रॉप्स को देख लें। और इस टॉपिक में ना ज्यादातर समझने जैसी चीजें कम है और इजीली मेमोराइज करने वाली चीजें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। देखते हैं तो फूड क्रॉप्स में किन किन चीजों को इन्वॉल्व करने वाले हैं, या फिर कितने क्रॉप्स को फूड क्रॉप्स मानते हैं जो कि ग्रेन है। राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, मिलेट। नाउ मिलेट किसी एक ग्रेन का नाम नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ ग्रेन्स। इसमें जनरली आते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। फिर मैज, मक्का या भुट्टा या कॉर्न, जैसे भी हम उसको प्रोनाउंस करें या आवाज में। तीसरे है पल्सेस, दालें। तो व्हीट, राइस, मिलेट, मेज एंड पल्सेस, ये सब आते फूड ग्रेन। फिर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन में कौन कौन से आते हैं, शुगर के, गन्ना, ऑयल सीड्स, तेल के बीज से हम तेल निकालते हैं। बेवरेजेस, ड्रिंकेबल क्रॉप्स जिनको हम पी सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी। और तीसरे है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फसलें, फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स इसमें आते हैं, इन्हें कहा जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और तीसरा है नॉन फूड क्रॉप्स, जिसे हम खा नहीं सकते, जनरली हमारे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री में काम आते हैं एज रॉ मटेरियल। एक तो होता है रबर और दूसरे फाइबर क्रॉप, जैसे मैंने कहा ना मिलेट किसी एक क्रॉप का नाम नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी को मिला के मिलेट कहा जाता है, उसी तरह फाइबर क्रॉप किसी एक क्रॉप का नाम नहीं है। फाइबर क्रॉप इज ऑल्सो नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ क्रॉप्स, जहाँ से हमें धागे मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। इसमें सबसे टॉप पे आता है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। सबसे पहले हम जाते हैं फूड क्रॉप्स विच आर ग्रेन्स। तो इंडिया में कई तरह के फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं और कई तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अब किस एरिया में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, ये डिपेंड करता है कि उस एरिया की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सब पर डिपेंड करता है। तो मेजर क्रॉप्स हम देख चुके हैं, ये ऑलरेडी हमारे वीट, राइस, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, ये सब हमारे रेगुलर क्रॉप्स हैं। यहाँ से हम मेन फूड क्रॉप्स विच आर ग्रेन्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है राइस, चावल का। और तो चाहता हूँ सबसे पहले आप नोटिस करें कि ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ मतलब बारिश में की जाने वाली क्रॉप है। ये पैडी, जब चावल की फसल खेत में होती है तो इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, अतः उसे पैडी कहा जाता है। हिंदी में हम या मराठी में उसको धान बोलते हैं। जब वो फसल रेडी हो जाती है, हम उसको खेत में से निकाल लेते हैं, तब हम उसको चावल बोलते हैं। और जब उसको पका लेते हैं, जब हमारे किचन में होता है, तब मराठी में हम उसको भात बोलते हैं। तो पैडी मतलब धान। भारत में बहुत मेजोरिटी लोगों का ये स्टेपल फूड है। अब स्टेपल फूड क्या होता है,
स्टेपल फूड मतलब वो फूड जो हमारे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब जो हम चाहते हैं कि हमारे थाली में हमेशा हो। ठीक है, कभी अगर ना रहे तो ओके, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन मोस्टली हम चाहते हैं कि वो फूड हमारे थाली में हो। तो जिस फूड को आप प्रेफर करते हो सबसे ज्यादा, वो है आपका स्टेपल फूड। तो ज्यादातर इंडियंस का ये स्टेपल फूड है। साउथ से लेकर सेंट्रल तक तो बिल्कुल सेंट्रल इंडिया का इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चाइना दुनिया में सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर, और चाइना के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो इंडिया का। वी आर सेकेंड इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। अच्छा चलो, अगर आप एक फार्मर हो और आपको आपके खेत में चावल उगाना है, तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर किस किस क्वालिफिकेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप सोचिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे आपको चावल उगाना है, वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम 25 डिग्री होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा ही। 2-4 डिग्री तक ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 25 डिग्री का टेम्परेचर तक होना ही चाहिए। मतलब विंटर में ये क्रॉप शायद नहीं हो पाएगी। और बारिश, हाँ बारिश तो बहुत लगती है इसको, एनुअली 100 सेंटीमीटर। देखो ये पैडी का आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये चावल धान की फसल जनरली पानी में डूबी हुई होती है, कीचड़ में होती है ये, तो बस पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो आपकी एरिया में बारिश अच्छी होनी चाहिए। चलो अगर आपके एरिया में बारिश नहीं है, तो क्या आपके खेत के आसपास या आपके गांव के आसपास जहाँ पे आप चावल उगा रहे हो, क्या कोई नदी है जहाँ से आप पानी ले सको? या फिर आपके गांव का वाटर टेबल काफी रिच है कि आप जमीन से बोरवेल के थ्रू पानी निकाल सको? अगर आप बारिश के अलावा कहीं और से पानी का इंतजाम कर सके तो ठीक है, फिर भी आप पानी का इस्तेमाल कर लोगे। और सॉइल टाइप के बारे में कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, रफली ठीक ठाक मल्टीपल तरह के सॉइल्स में इसे ग्रो किया जा सकता है। अब ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी, मॉइस्चर, हवा में पानी कितना है, इसको मीडियम रखती है। बहुत ड्राई हवा भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूमिड हवा भी नहीं चाहिए। और इससे मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर आपके एरिया में पानी है तो आप चावल उगा सकते हो, बारिश अच्छी है तो चावल उगा सकते हैं। अगर बारिश नहीं भी आती तो इरिगेशन करके भी उगाया जा सकता है। कुछ और बातें चावल के बारे में अगर देखें तो कहाँ देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ये है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल का एरिया, इन नॉर्थ असम का कुछ पार्ट्स, यहाँ पे हमको चावल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है ना, मानसून विंड इंडिया में यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से मानसून विंड, साउथ ईस्टर्ली विंड्स, ये इंडिया में मानसून लाती है, और लास्ट में यहाँ पे बारिश आती है। नॉर्थ में बारिश को आने को देर लग जाती है, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हिमालय से आने वाली नदियां हैं, इन नदियों से आने वाले पानी का इस्तेमाल करके कैनल के थ्रू यहाँ पानी पहुंचाया जाता है। और जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे भी इरिगेशन के थ्रू राइस को कल्टिवेट किया जा सकता है। तो ये हो गया पहला एरिया जहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक होती है, पानी भी ठीक है। ये दूसरा एरिया जहाँ पे बारिश ठीक ठाक नहीं होती, लेकिन आर्टिफिशियल इरिगेशन के थ्रू डैम से पानी लाके कराया जा रहा है। तीसरा ये वाला एरिया, दिस इज डेल्टाइक रीजन, यहाँ से पेनिनसुलर रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फिर यहाँ से कि महानदी रिवर, ये कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। और कुछ हद तक यहाँ पे एलुवियल सॉइल भी है। तो यहाँ पे भी कुछ एरिया में चावल की फसल होती है। तो ये इंडिया के 3 बड़े बड़े रीजन्स हैं जहाँ पे चावल की फसल अच्छी होती है। एक तो है नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन, दूसरा द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये है। और तीसरा डेल्टाइक रीजन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पे एग्रीकल्चर चावल की फसल आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब हम आते हैं अगली फसल पे, जो कि है वीट, गेहूं, मराठी में गहूं जो हम उसको बोलेंगे। इसके मामले में भी जो प्रोडक्शन की बात है, सेम चावल जैसे, इसमें भी हम सेकंड नंबर पे आते हैं। और ये भी स्टेपल डाइट है। अब चावल भी स्टेपल डाइट, गेहूं भी स्टेपल डाइट, हाँ दोनों स्टेपल डाइट है। हम महाराष्ट्र में हैं इस समय, तो हम लोग हमारे थाली में रोज चावल भी होता है और रोटी भी होती है। कभी कभी अगर चावल मिस कर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी हम रोटी ना मिले तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लंबे समय तक बिना चावल के या फिर बिना रोटी के खाना कंफर्टेबली नहीं खा पाएंगे। लेकिन आप हमारे सेंटर से साउथ में जाओगे, जैसे जैसे हम साउथ में जाएंगे वहां पे लोग चावल का कंजप्शन बढ़ता जाएगा।
तो जैसे जैसे हम हमारे महाराष्ट्र से नॉर्थ में जाएंगे, वहाँ पे रोटी का, गेहूं का कंजप्शन बढ़ता जाएगा। तो इंडिया में गेहूं चावल दोनों भी स्टेपल डाइट है, इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन माने जाते हैं। स्पेशली गेहूं की अगर बात करें तो नॉर्थ में इसे ज्यादा स्टेपल डाइट माना जाता है। जैसे चावल है खरीफ क्रॉप, मॉनसून क्रॉप, तो व्हीट है रबी क्रॉप। बस चावल खरीफ पानी ज्यादा लगता है, और गेहूं रबी क्रॉप, उसमें पानी कम लगता है, ऑब्वियसली इसलिए रबी क्रॉप है ये। देखो रबी क्रॉप का मतलब है, रबी क्रॉप कौन सी होती है? रबी क्रॉप वो होती है जो विंटर में जिसकी बुआई की जाती है, जिसे सो किया जाता है, विंटर में सोइंग होती है, और समर में गर्मियों के सीजन में उसे हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। तो ऑब्वियसली शुरुआती पीरियड में गेहूं की फसल को, शुरुआती पीरियड में जब वो छोटी रहती है, जब बढ़ रही होती है, तब उसको ठंडा कूल एटमॉस्फेयर चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए बढ़ते समय। और जब वो फसल बढ़ जाती है तो पकने के लिए, राइपनिंग के लिए ब्राइट सनशाइन, कड़क धूप चाहिए। तो इसलिए गेहूं रबी के लिए सुटेबल क्रॉप है। पानी कितना चाहिए? नहीं, पानी के मामले में चावल जैसे नखरे नहीं है गेहूं के। चावल को 100 सेंटीमीटर का पानी चाहिए, और गेहूं 50 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। और अगर 60-70 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं भी है तो 50 में काफी है। 70 मैक्सिमम लिमिट है, एक रेंज मिल रही है। चावल तो रेंज ही नहीं देता है 100 सेंटीमीटर से ऊपर, गेहूं कम चाहिए और उसमें भी रेंज दे रहा है। यहाँ पे गहू पानी के मामले में गहू के नखरे कम है, लेकिन हॉट एंड कोल्ड इसके मामले में गहू के नखरे थोड़े ज्यादा है। और इंडिया में कहाँ गेहूं उगाया जाता है? दो, सतलज गंगा प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ। तो यहाँ पे कहीं हिमालय से सतलज नदी भी निकलती है, गंगा नदी भी निकलती थी। सतलज गंगा प्लेन, यहाँ पे हमें गेहूं की फसल ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा डेक्कन ट्रैप, ये है डेक्कन ट्रैप, और रफली डेक्कन ट्रैप का एरिया। इसके नॉर्दर्न पार्ट में भी हमें गेहूं की फसल देखने को, नॉर्दर्न से लेकर सेंट्रल पार्ट में भी गेहूं की फसल देखने को मिलती है। चावल में हमने ज्यादा एरिया देखे, पंजाब हरियाणा का एरिया भी, वहाँ पे भी चावल होता है। यूपी बिहार में चावल होता है, असम तक जाता है। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी चावल होता है। तो गेहूं के मामले में उतने ज्यादा वैरायटी या उतना ज्यादा बड़ा एरिया हमारे पास नहीं, सिर्फ दो ही रीजन है। एक है नॉर्थ वेस्ट रीजन, दैट इज सतलज गंगा बेसिन, और दूसरा है सम पार्ट्स ऑफ द डेक्कन ट्रैप। यहीं पे हमें गेहूं देखने को मिलते हैं। अब भारत के अगर राज्यों के हिसाब से, अभी इससे पहले हमने देखी ये वाले स्लाइड में देखें रीजन वाइज भारत के किन किन एरियाज में गेहूं होता है। अब हम देखेंगे किन किन राज्यों में होता है। ऑब्वियसली पंजाब, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब हरियाणा ने चावल और गेहूं के मामले में जबरदस्त सक्सेस हासिल किया। बहुत ज्यादा गेहूं और चावल हमने पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी से उगाया हमारे देश में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके नीचे बिहार और राजस्थान। अब अगर आप लोग नोटिस करो ना, तो ये सारे स्टेट एक दूसरे के नेबर्स हैं। मतलब कि हम इसका एक ब्लॉक समझ सकते हैं, इस ब्लॉक में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हमारी गेहूं के बारे में हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। मिलेट्स। और मिलेट्स में मैंने ऑलरेडी कहा है, मिलेट इज नॉट अ नेम ऑफ अ सिंगल क्रॉप, इट्स अ नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्यू ग्रेन्स। ये बड़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज बहुत होती है। और ये कोर्स ग्रेन है। कोर्स मतलब हम उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते नहीं। अगर हमको हमारे खाने में मिल जाए तो ठीक है, विल बी हैप्पी। नहीं मिलता है तो ठीक है, उसके बिना भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैसे अच्छे होते हैं देखते हैं। तो मिलेट में जो बड़े मेन ग्रेन्स है, एक है ज्वार, दूसरा है रागी, और तीसरा है बाजरा। ऐसा दूसरा तीसरा नहीं है, लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी, रागी जवार बाजरा, जो भी है जिस से भी आप इनको प्रोनाउंस करो। फिर हम तीनों क्रॉप्स के बारे में, मिलेट्स के तीनों क्रॉप्स के बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें देखना है ज्वार को। ज्वार के बारे में एक स्पेशल चीज है, भारत में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, उसके बाद गेहूं उगाई जाती है, तो तीसरे नंबर पर जब कोई क्रॉप आता है तो वो है ज्वारी या ज्वार। जितना भी एरिया इंडिया में अंडर कल्टीवेशन है, ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में हमने देखे थे नेट सोल एरिया, टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो जितना भी हमारा एनएसए, नेट सोल एरिया है, उसके देखते हुए तीसरा सबसे बड़ा एरिया ये है जो कि ज्वार कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मोस्टली रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप का मतलब है कि बारिश
जरूरी है इसके लिए, लेकिन ठीक है अगर पानी जरूरी भी नहीं है तो इरिगेशन से भी काम चल जाएगा। सेम चावल की तरह, चावल को भी बहुत पानी लगता है, लेकिन अगर बारिश का पानी आपके पास नहीं आ रहा, नदी का पानी आपके पास अवेलेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल से अगर आप पानी ले पा रहे हो तो ठीक है, चावल की फसल वहां पे भी हो जाएगी। सेम इज एप्लीकेबल फॉर जवारी। नाउ व्हिच आर द मेजर स्टेट दैट प्रोड्यूस जवारी? फर्स्ट महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब ये भी एक एज अ ब्लॉक के तौर पे काम कर रहा है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट एक दूसरे के नेबर्स है, यहाँ पे जवारी ज्यादा होती है। अब वो अगला लेने वाले हैं बाजरा। बाजरा कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? एक तरह की जमीन, मिट्टी वाली है, क्या बोलती है, पथरीली, कंकड़, हल्के कंकड़ वाली, ब्लैक सॉइल। ब्लैक तरह से डेक्कन ट्रैप हमारा मतलब महाराष्ट्र का एरिया, यहाँ पे बाजरा होता है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे आपको बाजरा देखने को मिल जाएगा, उसकी कल्टीवेशन, उसकी उपज देखने को मिल जाएगी। अब हम लेंगे रागी, जो आई थिंक तीनों तरह के मिलेट, ज्वार बाजरा रागी की मैं बात की है, तो मुझे लगता है रागी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है, बाकी दोनों भी न्यूट्रिशियस है और रागी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है। नाउ इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। भारत जैसे देश में जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे रागी हमारे लिए बहुत अच्छी फसल है, बिकॉज उसमें पानी बहुत कम लगता है। इट ग्रोज ऑन सैंडी, सैंडी सॉइल मतलब ऐसी ऐसी जमीन जिसमें ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, जमीन में ज्यादा पानी नहीं है, तो ऐसे जमीन पे भी ये उग जाएगी। जो भी मिट्टी कीचड़ वाली जमीन, काइंड ऑफ ब्लैक सॉइल, तो हमारे एरिया में ज्यादा रहेगी। इट इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। रफेज मतलब एक वो एलिमेंट है जो अगर आपके पेट में रहे तो आपके पेट ज्यादा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है, आपको बाकी पेट की ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपका पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। वो सब रागी में बहुत अच्छा होता है। काफी सारे स्टेट्स है जहाँ पे रागी प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से स्टेट्स है वो? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। यहाँ पे जनरली आपको ब्लॉक देखने नहीं मिलेगा, बाकी क्रॉप्स में हमने ब्लॉक्स देखे एक दूसरे के नेबरिंग स्टेट में होते हैं, पर रागी का प्रोडक्शन, रागी का कल्टीवेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये अच्छी चीज है कि पूरे इंडिया में हर जगह रागी होता है, नेबरिंग जगह से आपको मिल जाएगा। हमें मेज, मक्का, भुट्टा, कॉर्न, जैसे कि हम इसे बुलाएंगे, दिस इज अ खरीफ क्रॉप, मतलब मानसून क्रॉप है ये, बारिश की सीजन में ये फसल होती है। इसके डबल फायदे, इट्स अ फूड एंड फॉडर, ये खाना भी और चारा भी है, मतलब ये हम भी खाते हैं और इसको जानवरों को भी खिला सकते हैं। जानवर, हम तो भुट्टा खा लेंगे, जानवर भुट्टा भी खाते हैं और उसकी जो पत्तियां वगैरह होती है वो भी खा लेते हैं। लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ कमर्शियल क्रॉप। अगर आपको मैइज की फसल करनी है, मक्के की फसल करनी है, तो आपको जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो 9 में पढ़े थे, HYV सीड्स लगते हैं, उसके साथ एडिशनल फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, फिर पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं, हाई इरिगेशन चाहिए होता है, ये सब आपको मक्के की फसल में, मैइज की फसल में लगेगी। मतलब ये आपको पैसा तो देती है ये फसल, लेकिन आपको इनिशियली अपने जेब पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा इसमें। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक ठाक है, 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम भी नहीं चाहिए। एनुअल रेनफॉल, ठीक है, इरिगेशन से काम चल जाता है, बारिश के पानी मिले तो ठीक है, नहीं तो इरिगेशन से काम चला लेंगे। सॉइल टाइप ओल्ड एलुवियल सॉइल, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी वो चूजी हो जाती है मक्के की फसल, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल चाहिए। ह्यूमिडिटी पे खास फर्क नहीं पड़ता, कम हो ज्यादा कुछ बताया गया है यहाँ पे। और बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे मक्का, बाय डिफॉल्ट मक्का इज अ खरीफ क्रॉप, ऑल ओवर इंडिया मक्का इज अ खरीफ क्रॉप, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें इट इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इट्स अ रबी क्रॉप इन बिहार। ओके, हियर वी आर डन विद मक्का। तो देख लेते स्टेट्स, किन किन स्टेट में, किन किन राज्यों में मक्के की फसल ज्यादा होती है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये है मेजर राज्य जहाँ पे मक्के की फसल होती है। दो ब्लॉक समझ लेंगे। और वैसे तो महाराष्ट्र में भी मक्के की फसल होती है, पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है। अगर हम इतना एरिया ऐड कर ले महाराष्ट्र का, ये भी एक कंटिन्यूस ब्लॉक बन जाता है, और होती है यहाँ पे मक्के की फसल होती है महाराष्ट्र में, क्वांटिटी कम है पर होती है। अब हम बात करेंगे दालों की, तो दालें,
जो हम घर में खाते हैं, तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, वो इस मामले में वी आर नॉट सेकेंड आफ्टर चाइना। शुड बी हैप्पी दैट हम इंडिया बेसिकली वेजिटेरियन कंट्री है और हम सबसे ज्यादा दाल उगाने में भी हम दुनिया में नंबर वन है और दालों को कंज्यूम करने में भी हम दुनिया में नंबर वन है। यहाँ पे चाइना को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है। वैसे भी चाइना तो कुछ भी कीड़े मकोड़े उठा के खा लेते हैं वो। और दालों की सबसे अच्छी चीज ये है कि वो प्रोटीन से भरी हुई होती है, बहुत प्रोटीन होता है उसमें। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, प्रोटीन तो हर किसी को चाहिए, तो ऐसे वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल प्रोटीन की नीड्स पूरी कर देती है, चाहे कोई भी दाल हो। हर दाल में अच्छी खासी मात्रा में क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। और इंडिया में मेजर दालें कौन कौन सी उगाई जाती है? चने की दाल, चना, राम, तुअर की दाल, अरहर दाल, कई बार हम लोग ना की दाल भी बोल देते हैं उसको, उड़द की दाल, छिलके वाली, बिना छिलके वाली, ये जो भी है। मूंग दाल, मूंग के पकौड़े आजकल जैसे के मार्केट में बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। तूर दाल और मटर, बटाना, जो भी हम इसको बोले, ये मेजर तरह की दालें हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। इसके साथ एक और एक पॉजिटिव पॉइंट है, और वो क्या है? देखो, कम पानी लगता है। अगर आप दालें उगाना चाहते हैं अपने खेत में, कम पानी से काम चल जाएगा। और अगर आपका एरिया ड्राई रीजन है, डोंट वरी, स्टिल यू कैन हैव पल्सेस कल्टीवेशन। अगर हम अरहर की दाल को छोड़ दें, तुअर की दाल को छोड़ दें, तो बाकी ऑलमोस्ट सारी दालें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है सॉइल। इसका मतलब ये है, ये सॉइल की फर्टिलिटी लौटाती है। मतलब अगर आपने आपके खेत में एक फसल उगाया, इस फसल ने आपके जमीन का नाइट्रोजन कम कर दिया है, और नाइट्रोजन का जमीन में, सॉइल में नाइट्रोजन कम होने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी नीचे चली जाती है। लेकिन अगर आपने पल्सेस लगा ली है, कि दाल की फसल लगाई है, वो अरहर की दाल छोड़ के बाकी दाल आपके जमीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी और वापस फर्टिलिटी आपके जमीन की बढ़ा देगी। तो आपको जमीन को फाइलो लैंड भी नहीं रखना पड़ रहा है कि जमीन अपनी फर्टिलिटी खुद रिगेन कर ले, तुरंत बढ़ा के दे रही है दालें। प्लस दाल जो यील्ड आएगी, प्रोडक्शन आएगा, वो बेच के मार्केट में पैसा भी कमा लो, सोने पे सुहागा। ये फायदा दाल। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखी है जनरली, कौन सी दालें खरीद है और कौन सी दालें रबी है। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो राज्य जहाँ पे दालों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मतलब अच्छा खासा इंडिया का ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं सारे राज्य को, लगभग भारत के आधे राज्य, आधा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे दालें उगाई जाती है। अभी तो हम दालें उगाने में और खाने में नंबर वन है दुनिया में। अब ग्रेन के अलावा अदर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन में हम देखने वाले शुगर केन, तेल के बीज, ऑयल सीड्स, बेवरेज क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 पीरियड में मुझे ये पूरा चैप्टर खत्म करना है। अगर आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं सेम चीजें मैं छोटे छोटे वीडियोज भी जरूर बनाऊंगा। जनरल फीचर्स क्या क्या, मतलब शुगर केन के बारे में बेसिक चीजें क्या क्या है। इट्स a tropical and subtropical crop। और देखो, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ, ये 66 एंड हाफ और 67 डिग्री जिसको हम बोलेंगे, इतना बड़ा एरिया अवेलेबल है शुगर केन के लिए। और इतना ही नहीं, वो सब ट्रॉपिकल एरिया में भी होता है। तो पूरे के पूरे अर्थ पे, अगर आप कोल्ड फ्रोजन एरिया छोड़ दिया जाए, तो पूरे अर्थ पे शुगर केन किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी इंडिया नंबर 2 पे आता है, लेकिन नंबर 1 पे चाइना नहीं है, नंबर 1 पे ब्राजील है। बाकी सारे केसेस में दाल में तो इंडिया नंबर 1 है। दाल के अलावा बाकी जो क्रॉप देखिए, चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2 है। शुगर केन में चाइना गायब, ब्राजील नंबर 1, इंडिया नंबर 2। और क्या क्या चीजें बनती है गुड़ से, मतलब शुगर केन से? उससे बनता है जैगरी, गुड़, शुगर बनती है, शक्कर, पंसारी, या फिर कड़ी शक्कर या खड़ी शक्कर भी इसे बोला जाता है। गुलास, गुलास से मतलब जब शुगर को हम और ज्यादा रिफाइन करते हैं, रॉ शुगर को, कच्ची शुगर को जब हम रिफाइन करते हैं, तो मोलासिस नाम का प्रोडक्ट मिलता है, जो कि डार्क ब्लैक कलर का होता है। तो जनरली इंडस्ट्री में यूज होता है ऐसे फूड आइटम्स बनाने में जो स्वीट होते हैं, या फिर कुछ अदर देन फूड आइटम्स बनाने में भी ये प्रोडक्ट यूज होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत कम है, हम घर में इसे इस्तेमाल नहीं करते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट समझ लो आप इसको, मोलासिस का। शुगर केन की फसल अगर आपको उगानी है, सैराट मूवी बताया था करने के लिए, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? 21 से लेके 27, कुछ हद तक
इससे पहले भी हम देखें एनुअल रेनफॉल 75 टू 100। यहाँ पे गुड़ की फसल चावल की फसल को टक्कर दे रही है। चावल को भी 100 सेंटीमीटर चाहिए, इसको भी 100 सेंटीमीटर चाहिए, पर चावल तो थोड़ी सी सॉफ्ट है। नहीं मिला 100 तो 75 में भी चल जाएगा। निगोशिएट करती है शुगर केन की क्रॉप। सॉइल टाइप बहुत बड़ी थी, शुगर केन बहुत बड़ा डील है। आप हमको किसी भी तरह की सॉइल दे दो, आप हमको एलुवियल सॉइल दो, ब्लैक सॉइल दो, लैटरेट सॉइल दो, जो भी सॉइल दो, हम ज्यादातर सॉइल में एडजस्ट कर लेंगे। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, ये थोड़ा टफ कंडीशन है। तो गर्मी भी होनी चाहिए और हवा में नमी भी होनी चाहिए, मॉइस्चर भी, चिपचिपापन भी होना चाहिए, हवा में पानी भी, वाटर वेपर भी होने चाहिए। मतलब जहाँ पे पानी भी है और धूप भी है, वही पे ये फसल अच्छे से ग्रो करेगी। तो इस फसल के साथ साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें लेबर ज्यादा लगता है। क्यों लेबर ज्यादा लगता है? बिकॉज मशीनें बनाना इसके लिए मुश्किल है। इंजीनियर्स मशीनें बना लेंगे, आप इंजीनियर्स को बताइए कि हम ये मेरा गन्ने का कहता है, मुझे गन्ने काटने के लिए मशीन चाहिए, इंजीनियर सबको बना के दे देंगे, इतने स्मार्ट इंजीनियर्स होते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो मशीनें बनाएंगी मशीनों को बनाने में बहुत खर्च हो जाएगा, इन मशीनों को ऑपरेट करने में कुछ कॉस्टिंग लगेगी, और मशीन इस्तेमाल की जाए तो गन्ने का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो शायद मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाए। इसलिए बहुत लेबर चाहिए और सस्ता लेबर चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर आपके एरिया में बारिश कम है तो इरिगेशन से तो जनरली ये पॉइंट तो हर जगह वैलिड है। या तो बारिश चाहिए, बारिश नहीं है तो पानी है, कहीं से भी दो, या तो जमीन की लाओ या आसमान में से पानी चाहिए, चलेगा। दैट्स बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे गन्ना होता है, देख लो अपना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब हम देखेंगे ऑयल सीड्स की बात करेंगे, तेल की बीज, जहाँ से हम तेल निकालते हैं इंडिया में। अगेन चाइना के बाद मूंगफली, मूंगफली उगाने में हम सबसे आगे, आफ्टर चाइना दूसरे नंबर पे आते हैं। और दूसरा है रैपसीड। रैपसीड मतलब राई, मराठी में उसको मोहरी बोलेंगे हम, और हिंदी में राई, जो कि हमारे खाने में टेस्ट बढ़ाता है, स्मेल बढ़ाता है, कई बार तो खाने में टेक्सचर भी अच्छा आता है इससे। एंड पर्सनली आई लाइक राई इन मेनी ऑफ द फूड, जीरा और राइस मिला के ना बढ़िया टेस्ट आता है। तो दिस इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना। यार इंडिया यहाँ पे थर्ड आ गया। कनाडा नंबर 1 राई प्रोडक्शन में, चाइना नंबर 2 एंड इंडिया नंबर 3। अच्छा, इंडिया में जितना भी नेट सोन एरिया है, जितना भी नेट सोन एरिया इंडिया में है, उसका 12% तो सिर्फ ऑयल सीड्स उगाते हैं। याद रखो, ऑयल सीड्स। टोटल नेट सोन एरिया, जितने एरिया में एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, उस टोटल एरिया के 12% लैंड पे ऑयल सीड्स है। ऑयल सीड्स, रैपसीड अकेले नहीं, जितने भी ग्राउंड नट है या जो भी हम लिस्ट देखने वाले हैं, कुल मिला के भारत के 12% एग्रीकल्चरल लैंड पे सिर्फ तेल के बीज उगाए जाते हैं। अब कौन कौन से है वो? मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों। मस्टर्ड मतलब सरसों, तो ना मूवी, बॉलीवुड मूवीज में मक्के दी रोटी एंड सरसों का साग टाइप, जो पंजाब से ज्यादा डायलॉग आते हैं वो सरसों। मस्टर्ड, कोकोनट, नारियल, सीसम, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, अरंड तेल, ये अरंड के बीज जिसे कहा जाता है। कॉटन सीड्स, अलसी, लिंसीड, अलसी काफी हेल्दी होता है, इसका भी ऑयल। एंड सनफ्लावर ऑयल। ये मेजर तरीके के ऑयल सीड्स है जो इंडिया में उगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड फॉर कुकिंग ऑब्वियसली, तो ज्यादातर खाने में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे ऑयल ऐसे भी हैं जो खाने के साथ साथ इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। कौन से इंडस्ट्री? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसके अलावा सोप मटेरियल, बहुत सारी इंडस्ट्री में ऑयल यूज होते हैं। अब कुछ और बातें, ग्राउंडनट ऑयल की हम बात करते हैं। बेसिकली ग्राउंडनट, लिंसीड, मस्टर्ड, जो भी हो, ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। अगला पॉइंट ग्राउंडनट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क के लिए, तो एमसीक्यूज तो आना है अभी। जितने भी भारत में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें से 12% लैंड पे तो सिर्फ तेल के बीज उगाए जाते हैं। और उन जितने तेल के बीज उगाए जाते हैं, आधे 50% सीड्स का ग्राउंडनट होता है। मूंगफली 50% उगाई जाती है इंडिया में, बाकी 50% में बाकी सारे तेल के बीज निपट जाते हैं। और मूंगफली उगाने में सबसे आगे कौन है? गुजरात। उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, और उसके बाद आता है तमिलनाडु का।
अब लिंसिड एंड मस्टर्ड, ये रबी क्रॉप्स है। सेसम, टीम और कैस्टर ऑयल, ये भी अभी बेसिक चीज है, आप पढ़ लो इसको। तो यहाँ पे हमारे टी क्रॉप्स खत्म हुए। ऑयल सीड्स, अब हम देखेंगे बेवरेज, ड्रिंकेबल, पीने लायक क्रॉप्स, उनका क्या सिचुएशन है। तो पीने लायक में नंबर 1 पे आती है टी, चाय। हमने जब शुरुआत की थी कल के क्लास में, हमने देखा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग में हमने देखा था प्लांटेशन। तो जो चाय होती है, चाय की पत्तियां, चाय के बागान, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। और ये बेसिकली इंडियन ड्रिंक नहीं है। इसको जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, तब वो अपने साथ चाय लेके आए थे। और तब से इंडियंस को भी चाय की आदत पड़ गई। तब से शायद कईयों को पता होगा, अंग्रेज जो चाय पीते रहे वो वैसी चाय नहीं होती जिसे हम पीते हैं। अंग्रेज तो बस चाय की पत्ती को पानी में उबालते हैं, बस वही चाय पीते हैं, उनको टी पाउडर का मजा लेना होता है। अब हमने इंडियन में उसमें शक्कर भी डाल दी है, उसमें दूध भी डाल दिया है, कई बार तो हम उसमें इलायची डाल देते हैं, कई एक फ्लेवर, लमसा फ्लेवर बल्कि पाउडर आता है, वो डाल के चाय को बहुत ज्यादा खुशबूदार, टेस्टी, लुक में ब्यूटीफुल बना देते हैं। और वो चाय ना अक्सर हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आपको ऐसी चाय पीनी है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो सिर्फ टी लीव्स या फिर टी पाउडर, इसको उबाल के पी लो, टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है उसमें। बाय द वे, हमारे लाइफ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है जो चाय से पूरी होती है। टोटली अगर हमने चाय छोड़ दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमको जिंदगी में। अगर पीते रहे दूध और शक्कर के साथ, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होने। कौन कौन से होने, आप अपने पेरेंट्स से पूछो, वो आपको बहुत सारे गिन के बता देंगे। डाइजेशन रिलेटेड भी। अब क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, अगर आपको चाय का बागान खोलना है, अब शिमला जाना चाहते हो, दार्जिलिंग जाना चाहते हो, वहाँ पे लैंड खरीदना चाहते हो और अपना खुद का चाय का बागान खोलना चाहते हो, तो क्या देखना चाहिए। तो ये है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। सेम शुगर केन की तरह, मतलब अच्छा खासा एरिया है जहाँ पे चाय उगाई जा सकती है। लेकिन थोड़े चाय के फसल के नखरे ज्यादा है। मैं तो कहूँगा सबसे ज्यादा नखरे चाय के हैं। इट नीड्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब गर्म चाहिए, गर्माहट वाला एटमोसफियर, जिसमें हवा में नमी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ड्राई हवा चाहिए, ड्राई। ऐसी हवा कि अगर आप दौड़े और आपको पसीना आए ना, तुरंत सूख जाए आपका पसीना, या फिर आपको पसीना ही ना आए। ऐसे मॉइस्ट, बिल्कुल ड्राई हवा और गर्म थ्रू आउट द ईयर, वो भी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। और पानी की बात, हाँ पानी तो चाहिए इसको। इसको थ्रू आउट द ईयर, साल भर थोड़ी थोड़ी बारिश चाहिए। एक ही बार अगर आपने ज्यादा बारिश करा दी, तो ये हमेशा स्लोप पे रहती है। इसकी सॉइल गीली होनी चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए। देखो कितनी टफ कंडीशन है, सॉइल गीली होनी चाहिए पर पानी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जनरली इसको स्लोप स्लोप पे उगाया जाता है, ताकि पानी नीचे बह जाए। लेकिन पानी की स्पीड बहने का ज्यादा नहीं होना। अगर स्पीड में पानी बहेगा तो शीट इरोजन कर देगा। ये है इसके नखरे। पानी थोड़ा थोड़ा आए, जमीन में एब्जॉर्ब हो जाए सॉइल में, और बिल्कुल थोड़ा सा बह जाए, या तो ना बहे तो बेहतर से एब्जॉर्ब होना चला जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी है और साल भर आता रहे। बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है चाय की। रेनफॉल कितना चाहिए, वो साल भर, थोड़ा थोड़ा साल भर चाहिए। और सॉइल टाइप, यहाँ पे भी बड़े नखरे हैं। पौधा तो छोटा होता है, गार्डन में अगर आप जाओगे तो हार्डली अगर 5 फुट का व्यक्ति है, तो जनरली उसके कमर तक का पौधा होता है। लेकिन उसमें भी उसको सॉइल बड़ी डीप चाहिए, रूट काफी डीप जाती है इसकी। अनवेल ड्रेन्ड सॉइल, पानी भी अच्छा खासा चाहिए, और ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब बेस्ट क्वालिटी की सॉइल इसको चाहिए। और वो भी थिकनेस, सॉइल की थिकनेस भी अच्छी खासी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चाय बहुत ही नखरे वाली क्रॉप है, बहुत नखरे है इसके। और कुछ और चाय के बारे में कुछ और बातें, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इसमें बहुत लेबर लगता है। बहुत लेबर क्यों, सबसे पहले आप अंदाजा लगा लो। अभी हम लोग दुनिया में कुछ ऐसे रोबोट बना रहे हैं क्योंकि रफ सरफेस पे कंफर्टेबली चल पाए। और अगर आपको टी लीव्स तोड़ना है, तो पहले कैसा रोबोट चाहिए, ऐसा रोबोट चाहिए जिसका बैलेंस बहुत अच्छा हो। दूसरा, उस रोबोट में सेंसर्स लगे हो तो देख लेके अच्छा एक कौन सा लीफ ऐसा है जो तोड़ने लायक है, और कौन सा लीफ अभी नहीं 2 दिन के बाद तोड़ना होगा। मशीन तो बनानी पॉसिबल है, इंजीनियर्स मैंने कहा कि बड़े स्मार्ट होते हैं, बना लेगी मशीन। प्रॉब्लम ये है, इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन बनानी पड़ेगी, इतना रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर, और जब मशीन बनेगी और उस मशीन का एग्रीकल्चर में, सॉरी, यहाँ पे टी प्लांटेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, अगेन कॉस्टिंग ऑफ द टी मैन्युफैक्चरिंग विल बी वेरी हाई। हम लोग उसको पीना छोड़ देंगे।
एक पाव चाय की पत्ती अगर 1000 रुपए में मिलेगी ना, हम चाय पीना छोड़ देंगे। कुछ बहुत अमीर अल्ट्रा रिच लोग होंगे तब भी चाय पियेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस विल स्टॉप ड्रिंकिंग टी। तो ये लेबर इंटेंसिव, बहुत लेबर चाहिए और सस्ता लेबर चाहिए। अगर लेबर महंगा हो गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह से चाय की पत्तियां तोड़ लो, फिर 200 किलोमीटर दूर कहीं फैक्ट्री है शहर के पास गांव में, ट्रक में डाल के पत्तियां वहां लेके जाओ। नहीं, अगर आपने पत्तियां तोड़ी तो पॉसिबली उसी दिन या तो उसके अगले दिन आपको उसको प्रोसेसिंग करनी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। अगर आपने डिले कर दिया तो उस डिले करने के चक्कर में पत्तियां खराब हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर जो टी फैक्ट्रीज होती है वो टी गार्डन में ही होती है। 2018 का डेटा ये बताता है, इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। यहाँ पे भी चाइना महाराज हमसे आगे, ऑफकोर्स रहेगा ही ना, चाइना हमसे आगे। चाइना की लैंड ज्योग्राफिकली तो बहुत बड़ा है हमसे, चाइना में लैंड हमसे ज्यादा है, हमारे पास चाइना जितनी लैंड नहीं है। प्लस चाइना की पॉपुलेशन भी हमसे फिलहाल तो ज्यादा है। कुछ लोग बोल रहे हैं 2023 तक हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो जाएगी, वो देखा जाएगा खैर जब का तब। और फिलहाल चाइना के पास लैंड ज्यादा है और मैन पावर की भी कमी नहीं है। तो चाइना को बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है कि हर जगह इंडिया से पहले आ रहा है, इंडिया से पहले आ रहा है। भाई आपके पास रिसोर्सेज है तो आप पहले आने भी चाहिए। आप नहीं आगे तो शर्म की बात है आपके लिए। कुछ बेसिक सी चीजें, चाइना फर्स्ट पे तो इंडिया सेकंड पे है, फिर केनिया थर्ड पे है, श्रीलंका फोर्थ पे है, टर्की सिक्स पे है। कहाँ चाय होती है? देखो चाय तो जबरदस्त है, आसाम नॉर्थ ईस्ट, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चाय होती है। फिर सब दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, ये जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ना वेस्ट बंगाल में आते हैं ये, यानी मैंने यहाँ क्यों लिख दिया अलग से। उसके बाद तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, इतने जगह राज्यों में तो चाय का फसल देखने को मिल जाएगी। कॉफी, अगला प्रोडक्ट। कॉफी के मामले में ना दुनिया में इंडिया की रेपुटेशन बड़ी जबरदस्त है। इंडियन कॉफी जैसे मेड इन चाइना बोले ना, प्रोडक्ट का वैल्यू खत्म हो जाता है, लेकिन कॉफी के मामले में मेड इन इंडिया बोलेंगे तो बिल्कुल कॉलर टाइट। पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में इंडिया की कॉफी अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और इंडिया की जो टाइप की कॉफी जो बहुत रिस्पेक्ट है जिसका दुनिया में, वो है अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी, क्योंकि बेसिकली यमन देश से इंडिया में शुरुआत में लाई गई, के बाद में हमने बहुत अच्छा प्रोडक्शन उसका कर लिया। आज हम अरेबिका कॉफी को एक्सपोर्ट करते हैं और वो जानी जाती है दुनिया भर में। इस इंडिया की अरेबिका फॉर्म ऑफ टाइप कॉफी का हाई लेवल पे डिमांड है। शुरुआत में इनिशियली इट वाज कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुडेगल, कर्नाटका के कुछ पार्ट में हो गया था। और आज भी ये अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी उसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, आज भी पूरे इंडिया में इसका कल्टीवेशन नहीं किया जाता। अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर, मतलब फ्रूट्स कल्टीवेशन के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट क्रॉप है इस नॉन फूड ग्रेन अदर देन ग्रेन्स का। 2018 के डेटा के हिसाब से अगेन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना ऑफ द fruits. Tropical as well as temperate fruits are grown in India. Okay, मेन वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? मटर, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अनियन, प्याज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये मेजर सब्जियां भारत में हमको देखने को मिलती है, जो कि यकीन है आप में से हर किसी ने सब्जी जरूर खाए होंगे। फ्रूट्स इंडिया में कौन कौन से? आम, कहाँ कहाँ होता है आम? मैंगो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंज, नागपुर ऑरेंज फेमस, चेरापूंजी, the region which receives the maximum amount of rainfall, banana, Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava, उत्तर प्रदेश और बिहार नजदीक नजदीक नेबरिंग स्टेट्स है, मेघालय, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स, एवन ग्रीन आल्सो कम्स इन दैट, फोटो मैंने ब्लैक की ले ली है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र और कुछ और फूड्स। जम्मू कश्मीर और हिमाचल, एप्पल, पैर, नाशपाती बोला जाता है। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट को अमीर अंजीर ऐसा कुछ
कश्मीर में होता है ये फ्रूट। और दूसरा अखरोट, वॉलनट, ये मेन इंडिया में होने वाले फ्रूट्स है। यहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर खत्म करते हैं। अब देखेंगे नॉन फूड क्रॉप, इसमें ज्यादा हमारे पास है नहीं। रबर फाइबर में 4 तरह के फाइबर। रबर इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। ऑब्वियसली इक्वेटोरियल का मतलब है इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ और 22 डिग्री साउथ। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये शुगर केन जैसा है, ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं। हमारे घर में हम रबर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, एज इट इज नहीं करते। हम जो रबर इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में, वो किसी न किसी कंपनी का या किसी किसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट होता है। डायरेक्टली रबर हमारे घर में नहीं आता। रबर एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, फिर हमारे घर में एज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री आता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस चावल की तरह 25 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। रेनफॉल के मामले में चावल से डबल है। चावल को 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए एनुअल, रबर को 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। सॉइल टाइप के बारे में कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। और क्लाइमेट मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, मतलब हवा में पानी होने चाहिए इनके, गीली हवा होनी चाहिए। कहाँ कहाँ होता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इन शॉर्ट आप इसको मेघालय, ये मेजर एरिया है जहाँ पे रबर होता है। अब फाइबर क्रॉप्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, नेचुरल सिल्क। सब कहाँ से आते हैं? रबर भी, कॉटन भी प्लांट से आता है, जूट और हेम्प भी प्लांट से आते हैं। ठीक है, नेचुरल सिल्क है जो कि सिल्क वॉर्म के कोकून से आता है, जो कि ये हरी पत्तियों पे रहते हैं। और सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करने की प्रोसेस को कहा जाता है सेरिकल्चर। रिमेंबर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर। अब हम थोड़ा कॉटन के बारे में डिटेल में जाकर देखेंगे। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल चैप्टर पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी में, तब हम रियल नेचर देखेंगे कॉटन इंडस्ट्री कितनी खतरनाक इंडस्ट्री है और इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट करने का कितना जबरदस्त ताकत इस कॉटन इंडस्ट्री को है और क्या क्या किया जा सकता है। इंडिया इज नोन टू बी ओरिजिनल होम कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में कॉटन की शुरुआत इंडिया से हुई है। और कॉटन ही वो प्रोडक्ट है जो कि रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। याद करो जब हमने जब हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़े थे, हमने देखे थे कैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडियन कॉटन कल्टीवेशन को रहने दिया, लेकिन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होगी तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन कॉटन को डिमांड नहीं करेगी। जब कॉटन की डिमांड कम हो जाएगी तो ब्रिटिश फैक्ट्रीज इंडियन कॉटन को सब करके इंग्लैंड लेके जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में या फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में बेचेंगे। स्टेटस से चाइना के बाद वी कम एट द सेकंड नंबर। इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर काफी हाई चाहिए, रेनफॉल कम चलेगा, कम पानी से भी काम चल जाएगा, बारिश नहीं हुई तो जमीन के अंदर का पानी या नदी के पानी से भी काम चल जाएगा। अब कहाँ होती है ये सॉइल टाइप? कैसा? ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का सूखा एरिया, डेक्कन प्लेटू का वो एरिया जहाँ पे पानी कम होता है। ये थोड़ी सी 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 ऐसे दिन होने चाहिए जब आसमान बिल्कुल साफ हो और ब्राइट सनशाइन हो, तो ये फसल अच्छी ग्रो करेगी। अब कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है और जनरली इसको है खरीफ, जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला सीजन, लेकिन समय ज्यादा लगता है। तो ये बारिश के सीजन में, हाफ लेटर हाफ बारिश के सीजन में इसे बोया जाता है जनरली, और विंटर आते आते इसको हार्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन हो जाता है दो अलग अलग क्रॉपिंग सीजन में। कहाँ का? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये मेजर राज्य ऑलमोस्ट अच्छे खासे इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक कॉटन हमारे पास होता है। अगला फाइबर है जूट फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। इसके हाल में थोड़े से मुश्किल है।
इंडिया में बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ पे हम जूट उगा सकते हैं। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया गंगा नदी के आसपास का एरिया है, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इसको चाहिए वेल ड्रेन सॉइल, मैंने वेल ग्रेन लिख दिया, वेल ग्रेन, दिस इज नॉट जी, दिस इज वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन। मतलब ऐसी फर्टाइल सॉइल जिसमें एम्पल वाटर अवेलेबल हो, और अगर बार बार उस जमीन पे हर बारिश के सीजन में अगर बाढ़ आती है तो और बढ़िया हो जाएगा। न्यू एलुवियल सॉइल आएगी तो मजा आ जाएगा। फ्लड प्लेन का मतलब है हर साल सॉइल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका टेम्परेचर भी हाई चाहिए। काम क्या है इसका? सबसे इसका एडवांटेज ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। जूट को अगर आपने सड़क पे फेंक दिया, मिट्टी में फेंक दिया, तो वो मिट्टी को पोल्यूट नहीं करेगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कहाँ का उसका इस्तेमाल किया जाता है? गनी बैग्स। पहले आप पूछो अपने पेरेंट्स से, गेहूं चावल इस तरह के गनी बैग्स में आते थे जो यहाँ दिखाया जा रहा है, लेकिन कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए आजकल लोग प्लास्टिक बैग प्रेफर कर रहे हैं, सस्ता पड़ता है, बट विच इज बैड फॉर एनवायरमेंट। मैट्स, पहले के लोग जूट के बने हुए मैट्स पे भी बैठे हुए हैं। रस्सियां पहले होती थी, अभी तो नायलॉन की रस्सी आ गई है, यहाँ आगे भी बनते हैं उससे। कारपेट्स, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी बनते हैं। जूट के आपको शर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है? जूट अपना मार्केट खोता चला जा रहा है। पहले ये रस्सी इस्तेमाल करते थे, अब हम ये रस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जूट की डिमांड कम हो गई, बिकॉज एक अल्टरनेटिव मिल गया। सिर्फ पहले हम फूड के पैकेजिंग के लिए ये वाले बैग इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हम ये वाले बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, और सस्ता पड़ता है। अरे व्यापारी तो यही चाहेगा ना कि उसका माल सस्ता बिके, सस्ता बिकेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो मतलब ज्यादा पैसे कमाएगा। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय इन राज्यों में, और सबसे नंबर वन स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट इज वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म होता है। अगले इसमें हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखेंगे जो कि एग्रीकल्चर में हुआ है। फॉर नाउ, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।